हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड जोन पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। हमारा टॉपिक है 2.6 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया कि 4 टाइप्स की होती हैं। 1, 2 और 3rd टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 4th टाइप डिस्कस करेंगे। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है? एक टाइप ऑफ क्या है? हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। क्या है? हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करती है? सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो जो हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए वैलिड था, इन द सिमिलर फैशन फॉर द फोर्थ टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इट डिपेंड्स ऑन amount of solute irrespective of their nature। सिर्फ उसके अमाउंट से मतलब है, उसके नेचर से मतलब नहीं है। फिर हर बार की तरह इसके लिए भी कॉज कौन है, किस कारण से यह हो रहा है? तो इसके लिए भी सिमिलर कारण, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हम ये जान गए हैं तो इन सब चीजों को जानने के पहले हमें एक और वर्ड एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा ताकि हम क्लियरली पढ़ सके कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो वर्ड क्या है? देखिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वर्ड को जब हम क्लियरली जान लेंगे तब हम चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक ग्रीक वर्ड से बना होता है, जो वर्ड है ऑस्मोस। वर्ड क्या है? ऑस्मोस। और उस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू पुश। अब ये वर्ड आपको क्लियर पूरे टॉपिक में पता चलेगा आज कि क्यों पुश का नाम लिया हमने, क्या फर्क पड़ता है ऑस्मोसिस से, और ऑस्मोसिस क्या होता है। और जब हम ऑस्मोसिस जान जाएंगे तो हम मूव करेंगे हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, किसका? ऑस्मोसिस का। इसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका डेफिनेशन समझ गए तो आपका मेन टास्क बहुत आसान हो जाएगा। तो लिखिए, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, वर्ड आपको पहले आया हुआ है जब हम थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन कर रहे थे डेल्टा जी का। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं कि द नेचुरल फ्लो ऑफ, किसका? फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट। तो फ्लो तो आपको पता चल गया, फ्लो किसका है? लिक्विड या सॉल्वेंट का। और उसका नेचर कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो फ्लो कहां से कहां होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख लीजिए फ्रॉम। अब मैं कलर बदलूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि ऑस्मोसिस होती क्या है। ऑस्मोसिस क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें लिक्विड्स फ्लो करती हैं। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड। कैसे? फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब जब फ्लो कर रही है तो किस मीडियम के थ्रू फ्लो करेंगी, ये जानना भी जरूरी है। तो फ्लो करती है एक एसपीएम के थ्रू। तो यहाँ पे एसपीएम क्या है? सेमी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसके साथ है हमारा कंप्लीट होता है यह डेफिनेशन। इसको शॉर्ट में हम एसपीएम भी कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप ध्यान से समझेंगे। प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है, खुद से होगा।
फ्लो कर रहा है किसका, लिक्विड का, जो हमारा सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में है। कहां से कहां फ्लो कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी जब मैं थोड़े आगे आपको पढ़ाऊंगा तो फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन किसके थ्रू, तो थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब नाम से क्लियर है, सेमी, सेमी का क्या मतलब होता है, आधा, सेमी सर्कल, सेमी, तो आधा का मतलब किसी को अलाउ करे, किसी को अलाउ नहीं करे। सम का जो हमारे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो किसी एक को अलाउ करेगा, किसी को नहीं करेगा। तो किसको अलाउ करेगा, किसको नहीं अलाउ करेगा, वो हम देखेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। बट यहाँ पे एक अगर ओवरऑल डेफिनेशन आपको दिया जाए कि जो हमने पढ़ा इसका एक्चुअल फ्लो कहाँ हो रहा है, तो इसका एक्चुअल फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सब लिखिए, सारी की सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जब आप ये समझ गए तो एसपीएम के भी एक डेफिनेशन लिख लीजिए। एसपीएम को क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, परमेबल मेम्ब्रेन, सॉरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दोनों कह सकते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली की तरह, जैसे वो चाय छानना होता है, छन्ना जिसे हम चाय छानते हैं, तो वो भी तो क्या करता है, सब चीज को पास नहीं करता है। चाय बॉयल करने के बाद जो हमारा पीने वाला चाय का लिक्विड है वो नीचे जाता है और चाय पत्ती ऊपर फंस जाती है। तो वही सिलेक्टिवली किसी को फंसा देता है और किसी को पास कर देता है। किसको फंसाएगा, किसको पास करेगा, इस पे डिस्कस कर लेंगे। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन मिलकर क्या बनते हैं, देखिए, सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके तो सॉल्यूशन बनते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के साइज पे अगर हम डिस्कस करें थोड़ा डिटेल्स में, तो साइज किसका बड़ा होगा, जैसे हम वाटर का चीनी के साथ सॉल्यूशन लें तो वाटर वहां पे सॉल्वेंट होगा, चीनी सॉल्यूट। अब पानी ज्यादा बड़ा होगा साइज में कि चीनी, ऑब्वियस सी बात है चीनी, क्योंकि अगर बिना घुलाए हम पास करेंगे इसको छन्ने से तो चीनी ऊपर फंस जाएगा, क्योंकि चीनी की साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट की साइज यहाँ पे ज्यादा है और सॉल्वेंट की साइज क्या है, लेस है। पानी की जो बूंदे हैं वो छोटी है विथ रिस्पेक्ट टू चीनी की बूंदे से। तो जब सॉल्यूट की साइज ही बड़ी है तो फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है हमारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो किसको पास करेगा, सीधी सी बात है कि छोटी सी चीज को पास करेगा। तो सॉल्वेंट यहां से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, किससे, एसपीएम से, और फंस कौन जाएगा, सॉल्यूट। तो एक चीज आप क्लियर यहाँ लिख भी सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में डेफिनेशन में लिखिए, डेफिनेशन हमने अभी लिखा ही नहीं, जगह थोड़ा कम है, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। तो एसपीएम का डेफिनेशन लिखिए, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास, इसके बाद यहां से विच अलाउ टू पास, और मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है, थोड़ा इसको अलग कलर डाल दो कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बीच में लिया हुआ ये वाला पोर्शन। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विच अलाउ टू पास, अब आप खुद से कह सकते हैं वो किसको पास करेंगे और किसको फेल करेंगे। तो पास के बाद क्लियर है किसको, ओनली सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो आसानी से पास हो जाएंगे लेकिन सॉल्यूट नहीं होंगे। तो नाम में ही था सेमी, किसी को पास करना था किसी को पास नहीं करना था। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा फुल फॉर्म भी हो सकता है, विच अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, बड़े साइज है, तो छन्ना से बड़ा वाला साइज पास नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट वाटर के स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे। एग्जांपल दिया जैसे हमने आपको चाय पत्ती का। तो इन सब चीजों को हमने डेफिनेशन वाइज समझा, पर अब हम एक एग्जांपल लेके इसको ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, फोटो बना के, तो अच्छा रहेगा। मैं इसको पहले रब कर देता हूं और फिर आपको आगे समझाता हूं। तो बढ़ते हैं और देखते हैं डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओस्मोसिस को। तो देखिए दो डायग्राम बनाएंगे हम,
बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, लेफ्ट वाले में क्या लेंगे हम? लेफ्ट वाले में प्योर वाटर रख लेते हैं। राइट वाले में रखे सी वाटर, समुद्र का पानी। ठीक है, आपको पता है सी वाटर में क्या क्या रहता है? वाटर तो रहेंगे ही, साथ में क्या रहते हैं? सॉल्ट्स भी रहते हैं। NaCl मान सकते हैं, NaCl भी एक सॉल्ट ही है। अब देखिए क्या होगा, बीच में क्या है हमारा? यही तो SPM है, इस फेज को पास करना होगा। SPM जो भी मूवमेंट होगी थ्रू SPM, और SPM के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने? परमिट्स ओनली सॉल्वेंट। वो मैंने अभी आपको पूरा बता दिया था साइज वाइज। परमिट्स ओनली सॉल्वेंट। अब इधर पूरा पानी भरा हुआ है, तो देखिए पिस्टन काइंड बना लीजिए जो मूवेबल रहे और पूरा पानी रहे। अदर साइड में क्या है? अदर साइड में पानी तो है ही, पानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह हमारा पिस्टन है, तो पानी तो रहेगा ही। अब ध्यान देने की बात देखिए, प्योर वाटर में तो सिर्फ पानी रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा। तो जब कुछ और नहीं रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट नहीं है इसमें। यहाँ देखिए पानी है और पानी के साथ क्या है? सॉल्ट भी है, तो उसको भी हम बना लेते हैं नमक के फॉर्म में। ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब जब इसमें मिल गया सॉल्यूट, तो ये क्या बन गया? अब ये सॉल्यूशन बन गया। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। हमने दो चैम्बर लिया है, लेफ्ट चैम्बर में प्योर वाटर रखा है जो हमारा सॉल्वेंट है, राइट साइड में सी वाटर है जिसमें वाटर और सॉल्ट दोनों है, इसलिए सॉल्यूशन है। ये ब्लू कलर से हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, ब्लैक से सब वाटर बना हुआ था। अब यहाँ के आगे समझने से पहले हमें ये समझना है कि ऊपर से इस पे एक पिस्टन लगा है जो मूव कर सकता है ऊपर नीचे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। कैसा प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखना चाहें कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट क्या है, दोनों केस के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट एक्चुअली यहाँ पे है क्या? वाटर ही है क्या? सॉल्वेंट वाटर। तो एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है तो यहाँ कोई और चीज है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जब यहाँ कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो पानी की कंसेंट्रेशन क्या होगी? यहाँ पे हाई होगी विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पानी तो है ही प्लस में सॉल्ट भी है, तो विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ से कम कंसेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन साइड में लो। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, जाके आप देखिए ऑस्मोसिस के लिए, कि कहां से कहां मूव करेगी? हाई टू लो। हाई टू लो मूव करने के लिए कलर जरा बदल दो, हाई टू लो, तो ये नीचे दबेगा क्योंकि फ्लो इधर जाएगा। जब फ्लो इधर जाएगा तो ये नीचे आने लगेगा, धीरे धीरे पानी कम होने लगेगा, और जब ये इधर आएगा तो धीरे धीरे इसके ऊपर बढ़ने लगेगा। ये बैरल, पिस्टन लिख लीजिए, क्या है ये सब? पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब जब मैंने क्लियर कर दिया कि ऑस्मोसिस मैंने पढ़ाया था कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना होता है, यहाँ क्लियर है कि प्योर वाटर है तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो हाई है विथ रिस्पेक्ट टू पानी, और सॉल्ट में पानी के कॉन्सेंट्रेशन से, तो यहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो हम इजिली कह सकते हैं कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन का फ्लो हो रहा है, जो ऑस्मोसिस के लास्ट में मैंने आपको दैट इज लिखवाया था, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो वो पॉइंट में मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। अब इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद थोड़ी और स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में। तो हम जा किधर रहे हैं? प्योर टू
इधर क्या है, पानी, समुद्र का पानी पी नहीं सकते हैं, खारा होता है, तो PO2 कहां जा रहा है, इम्प्योर फॉर्म में। क्लियर है? तो दो चीजें हमने जान ली कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। एक हमारा फ्लो रेड लाइन से किधर, हाई टू लो, और दूसरा क्या है, प्योर टू इम्प्योर। ये दो चीज जान गए तो एक चीज बहुत क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये फ्लो इधर होते जाएगा, ये पिस्टन नीचे आते जाएगा और ये पिस्टन ऊपर जाते जाएगा। जब ये पिस्टन नीचे आते जाएगा तो आप ध्यान से देखेंगे प्योर वाटर कम होते जाएगा और इम्प्योर वाटर बढ़ते जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, फ्लो इधर की तरफ है तो इसका पानी घटते जाएगा और फ्लो इसकी तरफ है, ये पिस्टन बढ़ते जाएगा। तो प्योर पानी कम होते जा रहा है और इम्प्योर बढ़ते जा रहा है, तो क्या अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल घाटे का सौदा है। अपने प्योर पानी को क्यों कम करूं और इम्प्योर क्यों बनाऊं? सब लोग चाहते हैं कि हमें प्योर पानी मिले और हम प्योर पानी की वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं क्योंकि फ्लो इधर है ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो प्योर पानी का कंटेंट क्या है, पिस्टन नीचे आते जाएगा और ऐसा पानी थ्रू एसपीएम इधर पास करते जाएंगे। एसपीएम से सिर्फ पानी पास होता है, ओनली सॉल्वेंट, सॉल्यूट पास नहीं होता है। हालांकि यहाँ सॉल्यूट है भी नहीं, पर यह ध्यान रखने के एसपीएम से सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है। तो जैसे जैसे पानी पास होते जाएगा पिस्टन नीचे आते जाएगा, वॉल्यूम कम होती जाएगी, प्योर वाटर इम्प्योर की तरफ ट्रांसफर होते जाएगा, ये पिस्टन ज्यादा होते जाएगा। तो हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा है। तो पहले हम इसके लिए एक डेफिनेशन लिख लें। डेफिनेशन से भी पहले एक हम चाहे तो मूवमेंट के बारे में कुछ नोट डाउन कर सकते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा थ्रू दिस फिगर। मूवमेंट कैसी हो रही है, थोड़ा ध्यान दे कैसी हो रही है मूवमेंट, कहां से कहां हो रही है। अब आप खुद ऑब्जर्व करें, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है कहां से कहां जा रही है, हाई कॉन्क टू लो कॉन्क। दूसरा सेकंड, वो तो क्लियर हो गया। सेकंड क्या मैंने बोला आपको, प्योर टू इम्प्योर, वो तो लिखा ही हुआ है, वो भी लिख लीजिए। एक और पॉइंट मुझे ऐड करना है। और एट लास्ट कहां जा रही है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। देख सकते हैं आप, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। इस रेड एरो से आपको पता चलेगा मूवमेंट किधर है और क्यों है, उसका रीजन यहां है। ठीक है, तो जब इतना जान गए हैं तो एक डेफिनेशन लिख लीजिए यहां पे, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द अब अगर इन जनरल दोनों में देखा जाए तो जनरली हम जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं वही जो रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनरल, जब अभी तक हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे थे, अब जब ये फ्लो इधर जाए और ये ऊपर उठने लगे तो ऊपर से हमें कुछ ना कुछ और प्रेशर अप्लाई करना होगा। अगर हम कुछ ऐसा प्रेशर अप्लाई कर दें कि ये जो फ्लो है वो रुक जाए, हम सिर्फ उतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, दोनों तरफ अभी बराबर है, जब फ्लो चलेगा तो ये ऊपर चलने लगेगा। जब ये ऊपर चलेगा हम ऊपर से कुछ और एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये फ्लो रुक जाएगा, ऊपर जाना रुक जाएगा। वो प्रेशर जिसको अप्लाई करने से ऊपर जाना रुक जाए, इन शॉर्ट उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। वही ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, ये इसको पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये क्यों हमने एक्स्ट्रा डाला, क्योंकि मूवमेंट इधर हो रही थी, ये एक्स्ट्रा डाल देंगे, मूवमेंट रुक जाएगी, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई हुआ है वो क्या रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले ये कंप्लीट कर लीजिए, द एक्सेस प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर osmotic pressure must be applied on the solution side ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, किस साइड में, मस्ट बी अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन साइड। क्यों, क्योंकि जब हम ऊपर से उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दे देंगे तो इसका ऊपर जाने का प्रोसेस रुक जाएगा और ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ
क्लियर है? तो आई थिंक आपको इस डायग्राम से मैंने सब कुछ बहुत क्लियर कर दिया। मेन पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, यहाँ प्योर वाटर इसलिए हाई है, यहाँ इम्प्योर है इसलिए लो है। मूव कर रहे हैं प्योर से इम्प्योर की तरफ, क्योंकि ऑस्मोसिस कहता है कि हाई टू लो जाना है, तो प्योर से इम्प्योर करते जाएंगे तो ये घटते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा, ये घटते जाएगा यानी प्योर वाटर घटते जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर देंगे। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को उतना ही अप्लाई करना है कि बिल्कुल स्टॉप हो जाए। वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको डिनोट किससे करते हैं, पाई से। तो ये सब कुछ समझ गए हैं, अब इसको जरा रब कर लेते हैं। अब डिटेल्स में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए तो इसको रब करते हैं। तो ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया है, अब हम आएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। तो हमने आपको बता भी दिया था क्या होता है, फिर भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए हमारे फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो लिखिए, प्रेशर अप्लाइड टू stop the process of, किसका प्रोसेस को, अभी हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा था, एक ही प्रोसेस पढ़ा आज, ऑस्मोसिस। तो वही प्रेशर जो अप्लाई किया जाए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसको डिनोट किस चीज से करते हैं, पाई से। चलिए एक बहुत खूबसूरत सा रिलेशन निकालेंगे। हमने गैस लॉ में 11th में हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, PV इक्वल टू nRT। आपको याद होगा गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। और जब हमने बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा, तो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब सॉल्वेंट के लिए लेना होगा तो 1 और सॉल्यूट के लिए लेना होगा तो 2। तो अगर हम सॉल्यूट के लिए कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, सॉल्यूट के, और कोई अंतर नहीं होगा। अब प्रेशर को एक साइड रखें क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर को इधर रहने दीजिए। N2 के इधर क्या आ जाएगा, N2/V। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखेंगे आप इस रिलेशन को, तो इससे आपको क्या मिलेगा। ध्यान से अगर आप इस रिलेशन को देखेंगे तो हमारे पास प्रेशर क्या है, पाई है, पाई से उसको रिप्लेस कर देंगे। N2/V को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम N2/V लिख लेते हैं। एक तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा, पाई इक्वल टू N2/V RT। क्यों, फिर से समझ लीजिए, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT। N2 लिया क्योंकि सॉल्यूट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, PV को लेफ्ट में ट्रांसफर किया, N2/V RT। P क्या है हमारा, यहाँ पे पाई है, बाकी RHS कॉपी कर दिया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये पाई किसके इक्वल हो जाएगी, इसी से निकल के आएगा, पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है, याद कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन होता है वही, और उसको डिनोट कर देंगे C से। तो पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। या एक काम और कर सकते हैं, पाई इधर है, V को उधर ले जा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, पाई V, पाई यही है, V को हमने इधर कर लिया। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, N2 को वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूट की बात हो रही है, सब में 2 लगा दिया। तो देखिए यहाँ N2 के यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, V को हम पहले ही लेफ्ट कर चुके हैं। N2 क्या होगा, W2/M2। देखिए इससे फायदा क्या होगा, पाई गया, V गया इधर, N2 का काम खत्म, बच क्या गया आपका RT। इससे फायदा क्या होगा वो समझिए। बार बार मैं बोलता हूं टॉपिक का नाम पढ़िए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मासेस। तो यही तो मोलर मास है, किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि 2 लगा हुआ है। तो हर टॉपिक में जब मैं एप्लीकेशन पढ़ाता हूं, तो मैंने आपको लास्ट सेक्शन में तीनों का एप्लीकेशन बताया था, जिसमें बोला था कि मेन काम तो हमारा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, तो M2 को भी निकालना यहाँ से जरूरी है। तो M2 को निकालने के लिए कुछ नहीं, M2 को इधर लेके आइए, W2RT पाई V, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा। तो आप सारे चीजों को एक बार अच्छे से देख ले, समझ ले, मैं सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। ऑस्मोसिस मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, पूरा फ्लो बता दिया था, हाई से लो, प्योर से इम्प्योर, सब कुछ। अब उसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे थे वो ऑस्मोटिक है। एक हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV इक्वल टू nRT। जब 2 लगा देंगे तो सॉल्यूट के लिए हो जाएगा, सॉल्यूट के लिए V को लेफ्ट में कर दिया, यहां से क्या हो गया, N2/V। ये P क्या है हमारा, पाई,
तो पाई से प्रेशर को रिप्लेस किया, N2/V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा, V को इधर डाला, N2 नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2 के लिए तो W2/M2 RT। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें हर बार निकालना होता है, इसको इधर लेके आए, बाकी चीजें उधर गई। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, कुछ भी हम मगअप करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इन सब के लिए आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीजें क्या है। तो सी क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सी क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आर क्या आपका, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट सब आपको पता है पहले से, ठीक है। टेम्परेचर। पाई क्या है, पाई के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। बच गया हमारा क्या है, N2 है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और क्या बच रहा है हमारा, V बच रहा है। तो V क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सारे टर्म्स में मैंने बता दिया आपको। C क्या हमारे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। T क्या हमारा, टेम्परेचर। R क्या हमारा, गैस कांस्टेंट। V क्या हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। N2 क्या है हमारा, N2 हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सब कुछ आपको पता चल गया। तो चलिए अब मूव करते हैं और इसको रब करके एक आपको इंपॉर्टेंट नोट लिखवाता हूं मैं। तो जब आप टॉपिक को ध्यान से देखेंगे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस, तो लास्ट जस्ट अभी जो मैंने बोर्ड रब किया, लास्ट में यही मोलर मासेज M2 आया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब हम हर टाइप से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सबने हमने M2 का फार्मूला डेराइव किया, सबसे मोलिकुलर मास निकालने की कोशिश की, मोलर मास सबसे निकाला। पर अब हम कंपेयर करेंगे कहां हमारा सबसे अच्छे तरीके से निकला, कहां हमारे लिए सुटेबल था, कहां हमारे लिए इजी था। इसके लिए आपको एक नोट करना पड़ेगा जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नोट्स में आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो जब ऑल टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, सब में हमने लास्ट में M2 डेराइव किया हुआ है, तो कहां से बेस्ट आया, तो आप लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लिखिए मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यही जो हम पढ़ रहे हैं, पाई मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट क्या, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट क्या, मैंने दिखा दिया, द मोलर मासेस ऑफ M2 तो सॉल्यूट कर रहता है और सॉल्यूट डिपेंड कर सकता है हमारे सिचुएशंस पे। तो जनरली इसका यूज कहां पे की जाती है, तो जहां पे प्रोटीन्स हो, पॉलीमर्स हो, माइक्रोमोलिक्यूल्स हो, वहां पे। तो लिखिए प्रोटीन्स, पॉलीमर्स, पॉलीमर आपका चैप्टर के क्लास 12 में, एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो इन मोलर मासेस के डिटर्मिनेशन के लिए ये सब, इन सब चीजों का जब मोलर मास निकालते हैं तो कह रहा है कि बेस्ट मेथड यही है, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से बेस्ट मेथड है या हमारा फोर्थ वाले मेथड से। जबकि हमने M2 कहां निकाला था, हमने एलिवेशन इन बीपी में भी निकाला था, एलिवेशन ऑफ बीपी में भी, और डिप्रेशन ऑफ एफपी में भी M2 निकाला था। पर ये कह रहा है कि ये हमारा मेथड है, हमारा बेस्ट मेथड है, इससे हम प्रोटीन्स की, पॉलीमर्स की, माइक्रोमोलिक्यूल्स की, सबकी क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये बेस्ट मेथड है, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑन व्हाट बेसिस से बेस्ट कह रहे हैं, कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। तो इनके 2-3 रीजंस है, वो हम देखेंगे कि क्या वो रीजन है जिस बेसिस पे इस मेथड से M2 निकालने को बेस्ट कहा गया है। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। इस मेथड में जो हम मोलर मासेस निकालेंगे वो रूम टेम्परेचर पे निकाल लेंगे, जिससे हमें बहुत आसानी होगी। तो लिख लीजिए इट कैन बी मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। RT मींस रूम टेम्परेचर। तो पहली बात तो ये आसान हो गई कि काम रूम टेम्परेचर पे करना है। दूसरा, द वैल्यू ऑफ पाई इज वेरी लार्जर। लार्जर चीजों को कैलकुलेट करना, जैसे कोई चीज डेसिमल में आ जाए 0.003 तो बहुत मुश्किल होगी। तो यहाँ वैल्यू जो क्या है, लार्ज है, तो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो आप लिख लीजिए द सेकेंड पॉइंट,
द वैल्यू ऑफ पाई इज लार्जर, और बड़े होने से इसमें क्या फायदा होगा, तो वैल्यू ऑफ पाई जब बड़ी होगी तो इसको निकालना बहुत आसान होगा, तो इससे हम लोग इसको मेजर इजीली कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंड इजीली मेजरेबल, आराम से उसको मेजर कर सकते हैं। बहुत छोटी वैल्यू हो तो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। अब द लास्ट पॉइंट क्या है, तो वो चीज बहुत ही बेहतरीन है, आप समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए अब तक जब तक हमने इसके पहले जहां भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि हम टर्म लेते थे मोलालिटी, हर जगह बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे हमने मोलालिटी, बट जब यहां हमने जब जस्ट इसको रब करने के बिफोर पढ़ा था तो यही हमारा कॉन्सेंट्रेशन था, जिसको हमने लिखा था पाई इक्वल टू CRT, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कंसेंट्रेशन अब देखिए क्या है, मोलालिटी से बदल के कहां चला गया, नीचे वॉल्यूम आ गया, तो सीधा कहां चला गया, मोलारिटी पे। ये एक फायदा हो गया, मोलालिटी कहां पे चेंज कर गया, इस केस में सिर्फ फोर्थ के पहले हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे, सब मोलालिटी पे रहते थे, अब आ गए हम मोलारिटी पे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का केस आ गया। तो आप यहाँ पे द थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ किसकी जगह पे, मोलालिटी। याद कीजिए इस टॉपिक में हमने कितने जगह पे स्मॉल m का यूज किया, अब वो कहां पे चेंज होके आ गया, कैपिटल M, और स्मॉल m की जगह ले लिया। तो यहां तक हम समझ गए, अगर हम यहां तक समझ गए तो अब मैं इसको रब करूंगा और हम इस बेस पे क्लासिफिकेशंस देखेंगे सॉल्यूशंस की। तो पहले मैं इसको रब कर दूं और आगे चलें। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अब सॉल्यूशंस को हमने क्लासिफाई किया। तो सॉल्यूशन को हमने किसके बेस पे क्लासिफाई किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितने टाइप में क्लासिफाई हुआ है पहले वो देख लीजिए। तो 3 टाइप में हुआ है, तो 1 बाय 1 देख लेंगे। पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन, पहला आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, सिर्फ क्लासिफिकेशन है, और तीसरा हाइपरटोनिक। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखेंगे अंतर क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले आइसोटोनिक को डिस्कस कर लेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें पाई ए इक्वल टू पाई बी हो जाएगा, दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल इक्वल। और हमने पढ़ा था पाई इक्वल टू क्या, CRT। तो C किसके लिए, A के लिए, और R तो गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही है। तो यहाँ पे CA RT बाई CB RT, RT तो कॉमन है। तो अगर हम पाई A बाई पाई B की बात करें तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, पाई A बाई पाई B की बात करें तो RT तो अपनी जगह से उड़ जाएंगे, बच क्या जाएगा, CA बाई CB। तो एक हमारा ये आ गया, इसको बॉक्स में डाल लीजिए। समझ लीजिए आइसोटोनिक का कंडीशन ही होता है पाई ए इक्वल टू पाई बी, पाई इक्वल टू CRT, ए के लिए CA कंसंट्रेशन ऑफ ए, R और T तो दोनों के लिए कांस्टेंट होंगे, R गैस कांस्टेंट है और सेम टेम्परेचर पे बात हो रही है। अब पाई ए बाई पाई बी करेंगे तो RT कैंसिल आउट, CA बाई CB किसके लिए हो गया, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, देख लीजिए, पाई ए क्या होगा, कम होगा, किससे, पाई बी से, क्योंकि नाम ही है हाइपो, हाइपर में इसका पारा ज्यादा है, तो पाई ए क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, पाई बी से। बस इतना ही अंतर है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पाई ए किसके है, पाई बी के इक्वल है, यहाँ पे पाई ए क्या है, पाई बी से छोटा है, और यहाँ पे पाई ए पाई बी से बड़ा है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो जैसे ये निकले हैं सिमिलर सब लोग निकल जाएंगे। थ्योरेटिकली कोई ज्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रब करूंगा और इस पर हम 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होंगे। तो पहले मैं जरा इसको रब कर दूं और मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शन पे। आपके लिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूं। तो 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज
इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दो आ गए। ऑस्मोटिक में मैं आपको पाई ए पाई बी से कंपेयर कर रहा था, एक 4% है, दूसरा 3% है। तो सबसे ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है? आइसोटोनिक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था पाई ए इक्वल टू पाई बी। अभी जस्ट बिफोर मैंने आपको डिस्कस किया था। अब जब ये होगी तो आर टी पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, सी बी आर टी आर टी कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? सी ए इक्वल टू सी बी। बस इस रिलेशन का यूज कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस नोट्स में बताया था, नोट में बताया था कि मोलालिटी अब बदल के मोलारिटी पे आ गई है। मोलारिटी जब हमने इसको चेंज किया था वहां पे आप याद कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम से किया था, याद आया? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता था? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और वॉल्यूम को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर से ऊपर जाके मल्टीप्लाई में लगेगा। वॉल्यूम ग्राम में है, लीटर के लिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वहां पे नहीं फंसेंगे। अब सी ए इक्वल टू सी बी, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं इस नए फॉर्मूला से? देखिए W2M2 1000 बाई V, यही था ना? क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, और उसको केजी में करना है तो ऊपर 1000, ठीक है? ये किसके लिए? ए के लिए। ए क्या हमारा जाके देखेंगे? सुक्रोज। सेम फार्मूला किसके लिए लगेगा? सेम फार्मूला लगेगा एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सी ए के लिए लगा वही सी बी के लिए, सिमिलर फॉर्मूले। तो W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई V, किसके लिए? अननोन। अब सारी जानकारी हमें दी गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो W2 जाकर ढूंढिए क्या है? W2 4, किसके लिए? सुक्रोज के लिए 4। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको गिवन है, C12H22O11। यहां से 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 144। यहां से 1 इंटू 22 कितना आ जाएगा? 22। यहाँ से 16 इंटू 11, सॉरी यहीं पे कर लीजिए, 16 इंटू 11 कितना आ जाएगा? 160 प्लस 16 176। ऐड कर लीजिए, देखिए आपको आंसर आ जाएगा। 6 2 8 4 12 के 2 1 7 on 1 8 2 10 4 12 2 हाथ में 1 2 और 3। कुछ तो गलती है, एक बार चेक करें। यहाँ 144, यहाँ 22, वहां 176। फिर से इसको काउंट कीजिए, देखिए 6 और 2 8 और 4 2 12 12 हाथ में 1 7 और 1 8 और 2 10 और 4 14 हाथ में 1 1 और 1 2 और 1 3। ये ठीक है, ग्राम पर मोल। तो कितना है? 342 ग्राम पर मोल। तो आ जाएगा नीचे यहाँ 342। 1000 हमारा वही है। वॉल्यूम 4 कितने पे था? परसेंट पे था, 100। सुक्रोज का काम हो गया। अब आ गए किस पे? अननोन। अननोन कितने परसेंट है? 3। ये निकालना है हमें, यही M2 तो निकालना है हमें। 1000 उनकी भी वॉल्यूम कितनी है? परसेंट। अब जब सब कुछ आपको दिया हुआ है 4/3 42 100 सॉरी 1000/100 3/M2 1000/100, आपको सिर्फ लेफ्ट राइट करना है और जाके M2 निकाल लेना है। तो M2 आप जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 256.6। मॉलिक्यूलर वेट है तो ग्राम पर मोल, क्योंकि M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। तो आप ये समझ गए। तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे। इसमें कुछ खास दम नहीं है, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए तो मैं इसको रब कर दूं, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो पढ़ देता हूं मैं आपके लिए एक बार। 200 CMQ of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 K is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. तो यहाँ भी हमारा काम क्या है? हमें मोलर मास ही निकालना है। तो
तो सबसे पहले हम सबसे आसान क्या कर लेंगे, सारी गिवन डेटा को लिख लेंगे। तो ढूंढते चलेंगे कि हमारे गिवन डेटा क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यहीं पे दिख गया है दूर से ही, ये क्या है, पाई है। क्यों, तो पाई की वैल्यू कितनी है आप नोट डाउन कर लीजिए, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। अब हम मूव करेंगे आगे, वॉल्यूम दिया हुआ हमारा कितना, 200 cm3, सॉरी 200 cm3, पर 200 cm3 से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का भी काम हो गया, वॉल्यूम का काम हो गया। अब चलेंगे कहाँ पे, टेम्परेचर देखिए कितना दिया हुआ है, 300 के, वो भी हो गया। अब एक और कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखिए ध्यान से, W2 भी हो गया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, अगर वो फॉर्मूला हम जान गए तो हम आराम से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। निकालना क्या है, मोलर मास। मोलर मास का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, देखिए M2। इस केस के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, WRT W2 RT बाई 5V। देखिए हर कुछ दिया हुआ आपको, W2 भी दिया हुआ, R भी दिया हुआ, T भी दिया हुआ, पाई भी। R की वैल्यू हमें पता होती है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं लिख दूं। R का डिफरेंट जैसे उसके यूनिट्स लेंगे वैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे 0.083 और इसकी यूनिट पे आपको विशेष ध्यान देना है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, लीटर बार पर मोल पर केल्विन। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, M2 निकालना है, W2 कितना है 1.26 ग्राम, R कितना है आपका 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, पर मोल पर केल्विन हो गया कौन सा R। अब T कितना आपका 300 के है। यहाँ आपको दिक्कत नहीं हो तो सारी वैल्यू दी हुई है, देखिए W2 1.6 ग्राम, ये हमारा R की वैल्यू थोड़ा यहाँ पे मैं आपको रब कर देता हूँ, देखिए 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर हमारा 300 है। पाई की वैल्यू देखिए कहां से आएगी, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, बच गया बी यहाँ पे देखिए। सारा काम हम पहले कर चुके हैं तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आप इसको सॉल्व करें और देखें कि आपका M2 क्या आता है। तो आपका M2 आएगा 61022 ग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, तो क्या रहेगा ग्राम पर मोल। तो यही आपका आंसर हो गया, मोलर मास ऑफ प्रोटीन। आप लिख सकते हैं कि हेंस मोलर मास ऑफ प्रोटीन इज 61022 ग्राम पर मोल। तो आप ये न्यूमेरिकल समझ गए हैं, तो मैं इसको रब करता हूं और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवर्स ऑस्मोसिस। आफ्टर ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस। तो याद कीजिए कि हम एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे थे ऑस्मोसिस के फ्लो को रोकने के लिए। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम ऊपर से एक एक्स्ट्रा जो प्रेशर लगा रहे थे वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था, वो सिर्फ उसको रोकने के लिए। बट जब उससे अधिक प्रेशर लगाएंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा फ्लो का। वो मैं आपको फिगर बना के फिर से समझाऊंगा, बट उससे पहले आप ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो द फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करेंगे आप, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस can be reversed। ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को उल्टा किया जा सकता है, कब, इफ ए प्रेशर किससे ज्यादा, लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। is
अप्लाइड। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर तक का प्रेशर लगाते थे तो बस आके उसको रोकता था। अब क्या कह रहे हैं कि लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड किस साइड, टू द सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। नहीं समझे तो भी मैं डेफिनेशन देके आपको फिगर बना के समझाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट अब फ्लो किधर हो जाएगा, द फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। याद कीजिए, वहां भी मैंने रेड से लिखा था शुरू में उल्टा, वहां हाई से लो गया था, अब रिवर्स आरओ घर में हम पानी पीते हैं। याद कीजिए वहां पे क्या हो रहा था, प्रीवियस केस में प्योर वाटर घटते जा रहा था, इम्प्योर सी वाटर बढ़ते जा रहा था। मैंने बोला था कि ये बिल्कुल घाटे का काम है, कोई भी प्योर वाटर क्यों कम करेगा। अब उल्टा, तो हमारा प्योर वाटर बढ़ना चाहिए। तो देखिए क्या है, द फ्लो ऑफ लिक्विड और सॉलिड फ्रॉम लो टू हाई इन दिस केस। मैं जब फिगर बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लाइक प्रीवियस बिफोर, बिल्कुल उसी तरह से दो चैम्बर बना लीजिए। ऊपर पिस्टन रहेगा, मूवेबल पिस्टन, फ्लेक्सिबल है मूव करने के लिए। दोनों साइड में वैसे ही बना लेंगे। ऐसा ही फिगर मैंने आपके लिए पहले ही बनाया है। ये क्या है, एसपीएम है। एसपीएम किसको परमिट करता है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को परमिट करता है। क्योंकि नाम ही एसपीएम, सिलेक्टिव, किसी को परमिट करेगा किसी को नहीं, सॉल्वेंट को करेगा दूसरे को नहीं। अब इस साइड में हम प्योर वाटर बना लेंगे। इस साइड क्या है लिख लेंगे, प्योर वाटर। जब इस साइड प्योर वाटर है तो इसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, कुछ और है ही नहीं। और इस साइड सी वाटर रहता है, सेम फिगर मैंने आज ही डिस्कस किया हुआ आपसे। तो सी वाटर में क्या रहते हैं, वाटर एंड प्लस सॉल्ट। तो पहले वाटर बना लेंगे, ये हो गया हमारे वाटर। अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, सॉल्ट भी डाल दिया हमने। अब ये था सॉल्वेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है कि दोनों में ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ही। ठीक है, ये पिस्टन है, मूवेबल है। जो भी चीजें पास होंगी एसपीएम से, एसपीएम सिर्फ सॉल्वेंट को पास करेगा, इसलिए सॉल्यूट पास नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखेंगे, एसपीएम किसको पास कर रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट पास होंगे यानी ब्लैक कलर वाटर पास होगा, सॉल्वेंट। बट ब्लू में जो सॉल्ट है वो सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट है। तो नमक इधर ही रह जाएगा, फ्रेश वाटर इधर जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, जस्ट मैंने आपको बोला है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। पिछले केस में मैंने आपको क्या बोला था कि जब इसमें सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है यहाँ क्या, वाटर है। तो यहाँ प्योर वाटर है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था, मोर था या हाई लिख सकते हैं। और यहाँ पानी के साथ कुछ इंप्यूरिटी आ गई, तो यहाँ पानी के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, लो। जाना कहाँ है, और रेड में लिखा हुआ है लो टू हाई। लो टू हाई का मतलब इधर से इधर जाएंगे, डायरेक्शन किधर होगा जाने का, इधर। जब इधर होगा तो ये पिस्टन नीचे जाते जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये पिस्टन मूव करते जाएगा। जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो देखिए क्या बढ़ेगा, प्योर वाटर। पिछले केस में हमारा प्योर वाटर घट रहा था क्योंकि मूवमेंट हाई टू लो था, तो वो ऑस्मोसिस था। अब ऑस्मोसिस को हमने उल्टा कर दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस किया है, तो अब कहां से कहां जाएगा, लो टू हाई। वेरी ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, लो टू हाई।
ये लो क्यों है? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट के साथ इंप्यूरिटी है, तो वाटर के कंसेंट्रेशन कम है, लो से चला हाई की तरफ। जब इधर से चलते जाएगा पिस्टन नीचे आते जाएगा, इम्प्योर वाटर सी वाटर घटते जाएंगे और इधर हमारा प्योर वाटर बढ़ते जाएगा। और जितना प्योर वाटर बढ़ते जाएगा उतना हमें पीने के लिए पानी अच्छा मिलेगा, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसका एक कॉम्पैक्ट डायग्राम बना लेंगे, इसी डायग्राम का एक कॉम्पैक्ट फॉर्म देख लीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो देखिए बीच में यहाँ पे भी क्या रहेगा, बीच में क्या रहता है, एसपीएम, सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या रहेगा, पिस्टन के लिए एक अरेंजमेंट रहेगा, तो यहाँ से पिस्टन कनेक्ट कर लीजिए, मूवेबल पिस्टन है, आप जितना चाहिए उतना प्रेशर अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन का इसका फ्लो किधर है, मूवमेंट देखिए रेड पेन से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस साइड क्या है, सी वाटर या सॉल्ट वाटर या इम्प्योर वाटर, इस साइड क्या है, प्योर वाटर या फ्रेश वाटर पीने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोजल रहेगा, पीने का पानी है तो थोड़ा निकलने के लिए नल टाइप रहना चाहिए। और यहाँ से प्योर पानी गिरेगा। चलिए ड्राइंग पे इतना ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप बना लेंगे बेटर वे। चलिए सेम चीज है, ये सी वाटर वाला चैम्बर है, ये प्योर वाटर वाला चैम्बर है। इस बार फ्लो राइट टू लेफ्ट है, फ्लो इधर है, बीच में यहाँ एसपीएम लगा हुआ है। ठीक है, अब इधर प्रेशर कितना लगाना है, तो सबसे शुरू में हमने पढ़ा था कि देखिए डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैसे रिवर्स होगा, जब लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। प्रेशर कितना अप्लाई होगा, लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए, अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां भी लिख लीजिए। ऐसे तो इन जनरल क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक ही रहता है ना जहां पे हम रह रहे हैं, पर यहाँ पे जो अब अप्लाइड प्रेशर होगा, क्या होगा, अप्लाइड प्रेशर, वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन। अगर ओस्मोसिस के बराबर में लगाते थे तो बस रुक जाता था, जब ज्यादा लगाएंगे तो दबने लगेगा। प्रीवियस केस ऊपर जाता था, ओस्मोसिस पाई लगा के रोक देते था, पाई से बढ़ा देंगे तो वापस उल्टा फ्लो हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने है, लेफ्ट साइड का चैंबर सी वाटर फ्रेश वाटर, इधर से प्रेशर देते जाएंगे, इम्प्योर वाटर घटते जाएगा, हमें फ्रेश वाटर मिलते जाएगा। तो सब आप समझ चुके हैं, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। तो वहां पे आप लिख लीजिए कि आरओ अकर्स व्हेन, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ अकर्स व्हेन, कब, ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कब, व्हेन प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन प्रेशर लार्जर देन osmotic pressure means pi, when pressure larger than osmotic pressure is applied to the किस साइड, सॉल्यूशन साइड। ठीक है, तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा रब करूंगा क्योंकि अब जगह कम है, राइट साइड में जगह बना देता हूं, और कुछ और एक दो अच्छा पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए तो मैं थोड़ा रब कर देता हूं। तो एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर लेंगे। सब मैंने बता ही दिया, बस एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट, अब वो डायग्राम तो मैंने रब कर दिया, पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू, किसके थ्रू, एक ही चीज थी, एसपीएम सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली पेरिम्बल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आप ये नोट कर चुके हैं, तो यहीं पे आप नोट कर लेंगे कि दिस फेनोमेनन इज नोन एज आरओ।
जो हमने पढ़ा, बस ओस्मोसिस का उल्टा, रिवर्स ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में हम हाई टू लो जा रहे थे और रिवर्स ओस्मोसिस में लो टू हाई, बस यही तो अंतर था और कुछ खास अंतर नहीं था। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हमारा फेनोमेनन क्या है, हमारा फेनोमेनन है ये आरओ का, रिवर्स ओस्मोसिस का शॉर्ट फॉर्म। अब एक नेक्स्ट लास्ट एक दो और छोटे छोटे नोट हैं, वो लिखना आपके लिए जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखिए, आरओ इज यूज्ड इन डिसैलिनेशन वाटर को डिसैलिनेट करने के काम में आता है। तो डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, कौन सा वाटर? सी वाटर, ठीक है, समुद्र के पानी के, ठीक है। द लास्ट पॉइंट, नोट द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर आरओ is quite high. The pressure required for RO is quite high, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, quite high। तो आप समझ गए हैं, मैंने रेड कलर से दोनों जगह आपको बता दिया था कि कब हाई से लो, कब लो से हाई, बस वही डायरेक्शन आप ध्यान रखेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको रब करते हैं ताकि हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर सकें। तो हम पढ़ चुके हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला RLVP, जिसमें हमने प्रूफ किया था P1 माइनस P1 बाई P1 डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X2, एलिवेशन ऑफ BP डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M मोलालिटी। डिप्रेशन ऑफ FP में हमने क्या किया था, डेल्टा TF KF इंटू M मोलालिटी। और ऑस्मोटिक प्रेशर जब सॉल्यूशन का देखा था हमने, तो पाई इक्वल टू CRT। ये सब हमने पढ़ लिया है। ये सारी क्या है, तो हमें पता है कि ये सारी क्या है, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। जब ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं तो डिपेंड किस पे करेंगे, आपको ये पता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब जब इसको डिपेंड करना है सॉल्यूट पे, तो सब कुछ सॉल्यूट के रेफरेंस में हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और कोलिगेटिव वही होती है जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अब जब ये डिपेंड ही सॉल्यूट पे कर रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूट का नेचर होना कैसा चाहिए, सॉल्यूट होने कैसे चाहिए। तो सॉल्यूट ऐसे होने चाहिए जो न एसोसिएट करे न डिसोसिएट। सॉल्यूट होने कैसे चाहिए, इनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए सॉल्यूट के लिए, कि सॉल्यूट जो होने चाहिए नाइदर एसोसिएट नाइदर डिसोसिएट, नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन। ये चीजें मैंने जब आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस दिन शुरू की थी, दैट इज लेक्चर 5 में, आप जाके देखेंगे तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, नियर अबाउट 14th मिनट से स्टार्ट कीजिएगा, 13 to 14th मिनट पे वीडियो में लेक्चर 5 में ये सारी चीजें मैंने पहले बता चुके हैं डिटेल्स में। यहाँ पे सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ। तो सॉल्यूट से सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, डिपेंड करेंगे सॉल्यूट पे। और सॉल्यूट कैसे होनी चाहिए, कंडीशन है कि वो सॉल्यूट का ना एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कैसे सॉल्यूट को हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, ये लोग ना एसोसिएट करते हैं ना डिसोसिएट करते हैं। बट क्या हम नहीं ले सकते हैं, वहां भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। NaCl नहीं लेंगे, क्यों? NaCl को नहीं लेने का मतलब है कि NaCl देखिए जाके डिसोसिएट कर जाता है। तो इसलिए अब इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आप अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो को रिव्यू कीजिए, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। अंटिल देन, थैंक यू।